नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के संचार कौशल उक्त प्रसंग पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। साक्षात्कार प्रतियोगी के व्यक्तित्व एवं ज्ञान की पराकाष्ठा के परीक्षण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सफल होने पर प्रतियोगी वांछित पद पा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र इसकी तकनीक और रणनीति को समझकर इसमें महारत हासिल करना है, ना कि इससे डरना। तो जी हाँ, आप लोग सही समझे। आज के इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं और साक्षात्कार को हमें कैसे क्रैक करना है, कैसे हमें इसको निकालना है। और अगर इन केस हम रह जाते हैं, हम साक्षात्कार में नहीं निकल पाते हैं, तो उससे हमें कैसे उबरना है। क्योंकि यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएं उन सभी का चयन हो जाए, यह संभव ही नहीं है। तो जो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं उन्हें आगे के लिए मेहनत करनी चाहिए। साक्षात्कार का जो प्रयोग स्टार्ट हुआ करीब 155 वर्ष पहले हमारे यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन हुआ किसी भी पद के लिए, नियुक्ति के लिए। तो सबसे पहले प्रतियोगी लिखित परीक्षा को पास करता था, उसके बाद जो दूसरा चरण होता था वो साक्षात्कार होता था। इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही होता था कि साक्षात्कार के जरिए हम व्यक्ति जो है या जो भी प्रतिभागी है उसके आचरण, उसका अनुभव, उसका व्यक्तित्व का अच्छे से परीक्षण कर पाएं। तो अब हम जानेंगे कि साक्षात्कार की परिभाषा क्या है, क्या इसका अर्थ होता है। तो सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मौखिक पूछे जाते हैं, या संचार की जो पद्धति अपनाई जाती है वो मौखिक अपनाई जाती है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों का, प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उनके सम्मुख रहकर हम बातचीत करते हैं। तो जो गुड तथा हॉट हैं उन्होंने साक्षात्कार को इस तरह से परिभाषित किया है कि किसी उद्देश्य हेतु किया गया गहन वार्तालाप ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार के माध्यम से हमें प्रतिभागी के अनुभव, उसके व्यक्तित्व, उसके आचरण और उसके क्या वो हमारे सामने कैसे बातचीत कर रहा है और जिस पद के लिए उसका चुनाव होना है क्या वास्तव में वो उस पद के योग्य है। सिर्फ इन बातों का पता लगाने के लिए हम साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं या साक्षात्कार विधि को अपनाते हैं। अब हम जानेंगे कि साक्षात्कार के अवयव क्या होते हैं, क्या तत्व होने चाहिए। साक्षात्कार में सबसे पहले आपका रहेगा साक्षात्कारकर्ता। साक्षात्कारकर्ता जो भी प्रतिभागी है उनका साक्षात्कार ले रहा है, क्योंकि साक्षात्कार जो है किसी व्यक्ति का लिया जा रहा है और तो जो ले रहा है इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यू होती है। तो इंटरव्यूअर जो है वो आपका साक्षात्कारकर्ता होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता ऐसा होना चाहिए जो कि अपने क्षेत्र में माहिर हो, काफ़ी अनुभवी हो। अगर उचित या सक्षम रूप से जो हमारे पास या जिस भी विभाग का साक्षात्कार चल रहा है वहाँ पे साक्षात्कारकर्ता होगा तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा कैंडिडेट वो अपने संस्थान को लेकर आएगा। इसके बाद जो दूसरी जो अव्यय है वो है आपके साक्षात्कार हेतु प्रश्न। तो जो साक्षात्कार हेतु प्रश्नों का चयन है वह भी बड़ा सोच समझ के किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी प्रश्न पूछ लीजिए जैसे कि हम घर में बात कर रहे हैं, नहीं। साक्षात्कार के प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो सबसे पहले तो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, कि एकदम से आप बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछ सकते, बिल्कुल क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते कि जो सामने वाला
इंटरव्यू देने आया है वो एकदम से हताश हो जाए या बहुत डर जाए। नहीं, तो पहले हमें उनको थोड़ा सा आत्मविश्वास दिलाना होता है। तो सरल क्वेश्चन से शुरू करते हुए कठिन की तरफ जाना है, और जो प्रश्न हो वो इस तरह के हों कि जो हमारा प्रतिभागी है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। जो तीसरा अव्यय है वो साक्षात्कार देने वाला, क्योंकि सभी को पता है कि जो साक्षात्कार प्रक्रिया है वो द्विपक्षीय प्रतिक्रिया है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक साक्षात्कार लेने वाला और दूसरा साक्षात्कार देने वाला। तो साक्षात्कार के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, आज के दौर में साक्षात्कार विभिन्न परिस्थितियों में लिया जाता है, विभिन्न उद्देश्य होते हैं उसके, विभिन्न तरह के माहौल में हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो साक्षात्कार भी हर तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जॉब के लिए जा रहे हैं वो साक्षात्कार है। कुछ अलग साक्षात्कार भी हो सकते हैं, उनको जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो हम जानेंगे साक्षात्कार के प्रकार। तो तकनीकी आधार पर, सबसे पहले तकनीकी आधार पर जानेंगे तो निदानात्मक साक्षात्कार। जो निदानात्मक साक्षात्कार है, जब किसी को कोई परेशानी होती है या उससे परेशानी से संबंधित जो हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है उसके लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो प्रश्नों के माध्यम से या जो भी प्रतिभागी है या जो भी परेशान होने वाला व्यक्ति है वो आपको अपनी परेशानियां बताएगा, अपनी समस्याएं बताएगा, और जो उनका उपचार होगा, उनका जो उनकी परेशानियों का सॉल्यूशन बताया जाएगा, जो वो है उसका उपचारात होगा। तो ये उपचारात्मक साक्षात्कार होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कक्षा में विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनको परेशानी है तो उन्होंने अपने शिक्षक से उस चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। जब शिक्षक से उनकी सारी, तो ये जो बता रहे हैं वो उनका निदान हो जाएगा, और जब शिक्षक उनकी परेशानियों का उनको उपाय बता रहा है, सॉल्यूशन उनको एकदम संतुष्ट कर रहा है समायोजन के साथ बिल्कुल से कि हाँ, तब जो उसका वो उपचार हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि निदानात्मक और उपचारात्मक साक्षात्कार क्या है। अब हम जानेंगे तथ्य संकलन साक्षात्कार। तथ्य संकलन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा, तथ्यों का संकलन करना। जैसे कि कहीं पे किसी व्यक्ति है या शिक्षक या छात्र हैं या किसी और जगह है, तो तथ्य जो हमने संकलन करने होते हैं, जो साक्षात्कार किया जाता है, वह आपका तथ्य संकलन साक्षात्कार है। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि शिक्षा विद्यालय में ही आप मान लीजिए, तो जो विद्यार्थी का अगर तथ्य संकलन करना है और कुछ तथ्य छूट जाते हैं, तो इसका कुछ उद्देश्य होता है तथ्य संकलन साक्षात्कार का। कि जैसे पहला उद्देश्य है इसका कि अगर कुछ तथ्य हमने संकलन किए हैं लेकिन कुछ उनमें कमी रह गई, पूरी तरह से हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो हम तथ्य संकलन साक्षात्कार का आयोजन करते हैं। जो दूसरा इसका उद्देश्य है वह है कि अगर तथ्य तो हमने एकत्रित किए थे लेकिन किसी वजह से उनकी पुष्टि करनी होती कि वो तथ्य सही है या नहीं है, तो जो उनकी पुष्टि करनी होती है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो इसका तीसरा उद्देश्य है वह है कि मनोदशा, उसकी शारीरिक दशाएं जानने के लिए, क्योंकि बहुत सी मनोवैज्ञानिक पद्धतियां ऐसी हैं जिसमें शारीरिक दशा का अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता है। तो जब तथ्य संकलन साक्षात्कार होता है, उससे जो प्रतिभागी है उसकी शारीरिक दशाएं, उसका आचरण, इन सब का भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। अगर तथ्य संकलन साक्षात्कार को देखें तो जो आपके इलेक्शन होते हैं, चुनाव जो होते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। या चुनाव से जो जस्ट पहले हम लोग करते हैं कि अरे कौन जीतने वाला है कौन, तो सभी लोगों का जो व्यू लिया जाता है उसको भी हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। फिर आपका आता है लंच और डिनर साक्षात्कार। लंच डिनर साक्षात्कार के अंतर्गत जो लंच होता है, लंच या डिनर पे जो कैंडिडेट है उसको बुला लिया जाता है, जिस समय कि उसके जो टेबल मैनर्स हैं, वो खाते समय कैसे बात कर रहा है, या उस समय जो प्रतिभागी है उसको भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है कि अगर खाते समय है कुछ भी गिरे नहीं, ग्लास का पानी फैलना नहीं चाहिए, या जो वेटर है उससे बात आप कैसे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आकलन किया जाता है कि, और इससे यह भी पता लगाने की कोशिश वो लोग करते हैं कि जो यह एम्प्लॉई है जिसको कि हम लोग अपने यहाँ रखने जा रहे हैं, वाकई में क्या योग्य है या नहीं है। फिर है आपका नियुक्ति साक्षात्कार। जनरली जो नियुक्ति के लिए आयोजन किया जाता है वह नियुक्ति साक्षात्कार है।
जब भी कहीं किसी व्यक्ति की नियुक्ति होनी होती है, उसका जो साक्षात्कार लिया जाता है वह नियुक्ति साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। कार्यों के आधार पर भी इनको 3 खंडों में वर्गीकृत करते हैं। औपचारिकता के आधार पर है सबसे पहले, तो औपचारिकता के आधार पर जो वे हो औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक साक्षात्कार वही बहुत ज़्यादा औपचारिकता होता है, फॉर्मल होता है बहुत, प्रश्न एकदम सिस्टमैटिक रहेंगे, वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको भी जो उनके उत्तर देंगे तो बड़े आराम से सोच समझ के उत्तर देने होते हैं। और अनौपचारिक साक्षात्कार में हमें इन बातों का कोई ध्यान नहीं रखना होता है, लेकिन आपको जो सामने वाला है वह यह बोध करवाएगा कि आपका साक्षात्कार चल रहा है, कोई वो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि है ये भी साक्षात्कार, उसमें आपको वो कंफर्ट जोन में लाएंगे, लेकिन आपको भूलना नहीं है और अपना साक्षात्कार अच्छे से देना है। व्यक्तिगत साक्षात्कार जो प्रतिभागियों की जो संख्या होती है जो उस आधार पर लिया जाता है। एक तो व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, आप कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर जॉब के लिए जाता है तो एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है या जनरली जो उसके बारे में कुछ मालूम करना चाह रहा है, वो व्यक्तिगत साक्षात्कार है। समूह साक्षात्कार के अंतर्गत आएगा जो एक ग्रुप में बिठा लिया जाता है ना, 5-6 कैंडिडेट होते हैं उसमें और 1 या 2 जो होते हैं साक्षात्कार लेने वाले होते हैं और उनको कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, कोई भी टॉपिक, कुछ भी टारगेट दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से जो साक्षात्कार करता है वो उन प्रतिभागियों में यह देखता है कि यह कैसे कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहा है, इसकी लीडरशिप कैसी है, नेतृत्व कैसे कर रहा है, इसके विचार कैसे आ रहे हैं, अगर कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है तो इस तरह से इन योग्यताओं का परीक्षण करके वह कैंडिडेट को चयन करते हैं। मुख्यतः जो ये साक्षात्कार होता है समय बचाने के लिए होता है, क्योंकि एक ही बार में 5-6 कैंडिडेट आ जाते हैं तो कंपनी का समय बहुत बच जाता है और उनको जो चाहिए होता है उनकी योग्यताओं को भी वो परख लेते हैं। और पैनल साक्षात्कार के अंतर्गत एक बहुत सारे व्यक्तियों का पैनल भेजता है, 5-6 लोग रहते हैं जो कि अपने अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं और एक इसमें साक्षात्कार देने वाला होता है और उससे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और उसकी योग्यताओं का परीक्षण किया जाता है। अब अध्ययन पद्धति के आधार पर जो आपके साक्षात्कार हैं वो है अनिर्देशित साक्षात्कार। अनिर्देशित, इसमें कोई निर्देश नहीं दिया जाता, जैसे अनौपचारिक के जैसा अनौपचारिक होता है उसी हिसाब से आप इसको जज कर सकते हैं कि कोई निर्देश नहीं होता, बस आपका साक्षात्कार वो लेते हैं, उनका कुछ मकसद होता है, बस उसको अगर उनका कुछ भी प्रश्न आपसे पूछते हैं और अगर वो प्रश्न का उत्तर, और इसको ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में कि यही प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कुछ उनका निर्देशित नहीं रहता है। और जो आपका उद्देश्य केंद्रित है, इसमें उद्देश्य के साथ साक्षात्कार लिया जाता है कि हमको इस पद के लिए चाहिए तो उसी पद से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं योग्यताओं को परखा जाएगा जो उनको आवश्यक होती हैं। पुनरावृत्ति साक्षात्कार में जो है ना, पुनरावृत्ति होती रहती है, मीन्स क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं और एक से अधिक बार भी साक्षात्कार आपसे लिया जा सकता है। अब हम जानेंगे माध्यम के अनुसार जो है ना, तो माध्यम के अनुसार जो है वो सबसे पहले टेलीफोन साक्षात्कार है। टेलीफोन का एक तरह से स्क्रीनिंग भी बोल सकते हैं आप, जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉई ने डाला हो तो वो पद की छटने के लिए कि आपसे फ़ोन करके पूछेंगे और अगर उनको उस समय सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो उस हिसाब से स्क्रीनिंग मीन्स छटाई करने लगते हैं, क्योंकि सारे कैंडिडेट को तो बुला नहीं सकते, तो वो टेलीफोन के माध्यम से आपका साक्षात्कार लेते हैं। तो इस समय आपको ध्यान रखना होता है कि हमारा साक्षात्कार चल रहा है और आपको बहुत अच्छे से बात करनी होती है, जो आपका संचार कौशल है वो यहाँ पर काम आता है। तो आमने सामने का जो साक्षात्कार है यह जनरली एक व्यक्ति होता है और दूसरे व्यक्ति फेस टू फेस एकदम सामने बात कर रहे होते हैं, जिससे कि सारे व्यक्तित्व का आपकी मतलब ऊपर जो आपके चल रहा है आपका व्यक्तित्व भी झलकता है, चाहे वो आपके विचारों का हो या आपको देखने का हो। इसी तरह से ऑनलाइन साक्षात्कार जो होता है ये एक तरह से जहाँ बहुत दूर है, अगर कैंडिडेट किसी टाउन एरिया में है तो वहाँ पे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, और अगर कैंडिडेट वहाँ नहीं आ पा रहा है तो जो उनका ब्रांच ऑफिस कहीं इस तरह के टाउन में होता है वहाँ कैंडिडेट को बुला लिया जाता है और फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस तरह से ऑनलाइन साक्षात्कार वो लोग लेते हैं। ईमेल साक्षात्कार,
इसमें ईमेल पे ही आपसे कुछ प्रश्न भेज दिए जाते हैं। तो जो समाचार पत्रों में मुख्यतः जो साक्षात्कार होता है वो इस विधि का वहाँ पे इस विधि को अपनाया जाता है समाचार पत्र वाले, क्योंकि ईमेल से प्रश्न भेज दिए जाते हैं और उनका उत्तर वो प्राप्त कर लेते हैं। अब हम जानेंगे कि साक्षात्कार के लाभ क्या हैं और हानि क्या है। साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लाना बड़ा सरल है, आराम से हो जाती, कोई पहले से नहीं, बस बैठ गए, जो भी करना है वो अपने तरीके से करना होता है। जैसे लिखित में बड़ा बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती, तो इसकी अपेक्षा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने में बड़ा यह विधि बहुत उत्तम है। आप व्यक्ति से सामने से मिल पाते हैं तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। निषेधात्मक तत्वों का स्वयं बोध, इसमें जो इंटरव्यू देने वाला है, प्रतिभागी है, उसको अपने नकारात्मक पक्षों का भी बोध हो जाता है, क्योंकि जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है तो अगर कुछ उसमें गलतियां होती हैं तो उसको ये पता चल जाता है। भले वो उस साक्षात्कार में ना निकल पाए, उसमें क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन आगे के लिए वो इसके लिए अच्छे से तैयारी कर लेता है। प्रकृति में लचीलापन होता है, कोई ऐसा नहीं कि हर तरह के साक्षात्कार होते हैं तो कि ऐसा पूछा गया है और अगर आपको परेशानी है तो आप अपनी बात वहाँ पे कह सकते हैं, तो लचीलापन इसमें देखने को मिलता है। और जो स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है, अगर आपसे कोई साक्षात्कारकर्ता कुछ प्रश्न पूछ रहा है, आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप उससे स्पष्टीकरण मतलब पूछ सकते हैं, फिर से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। इसी तरह से साक्षात्कारकर्ता जो है उसको भी अगर प्रतिभागी के उत्तर सही से समझ नहीं आया कुछ भी, तो वो उससे स्पष्टीकरण तुरंत मांग सकता है, क्योंकि यह आपके आमने सामने हम साक्षात्कार कर रहे होते हैं। यह थोड़ी सी आत्मनिष्ठ विधि है, मतलब आत्मनिष्ठ से संबंधित है कि स्वयं का ही आकलन होता है, स्वयं आपके जो विचार धारणाएं हैं वही आप उसी धारणा के हिसाब से सबका साक्षात्कार लेते हैं। और साक्षात्कार की योग्यता पर निर्भर करता है, अगर साक्षात्कारकर्ता योग्य है बहुत ज़्यादा तो जो हमारा प्रतिभागी जो चयन होकर आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, और अगर योग्य नहीं है तो इसका जो है ना वो बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। साक्षात्कार प्रदाता का जो स्वाभाविक जो साक्षात्कार दे रहा है प्रतिभागी, तो कुछ तो वो प्रश्न सही कहता है, कुछ कुछ कृत्रिमता भी आ जाती है, बनावटी प्रश्नों के उत्तर भी वह मतलब उत्तर जो देता है बनावटी भी दे देता है। और जो सामाजिक पृष्ठभूमि की भूमिका रहती है, कई बार जो सामाजिक जातिवाद इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो साक्षात्कार में उठ जाते हैं, जो कि हमें सुनने को मिलते हैं। अब हमारा जो मेन फोकस है वो हमें करना है कि हमें साक्षात्कार की तैयारी कैसी करनी है। साक्षात्कार के लिए जो तैयारी करनी है उसमें हमें देखना है कि आपको जो भी जितना भी आपने पढ़ा है, समसामयिक घटनाएं चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय, सभी को अच्छे से मतलब बहुत पहले से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और इसके लिए आप न्यूज़पेपर का या रेडियो का या किसी अच्छे से टीवी चैनल का कुछ भी आप जो है ना वो सहारा ले सकते हैं। और जो इसमें आपको जो भी आपने अपना विषय तैयार किया है उसकी पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। अपनी कमियों को और अपनी जो भी खूबियां हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनकी एक सूची ज़रूर बना लेनी चाहिए। और जिस भी पद के लिए आपने आवेदन किया है उस पद के बारे में पूरी सी जानकारी ले लेनी चाहिए या उसको समझ लेना चाहिए। और जिस भी विभाग के लिए आपने यह आवेदन किया है उस विभाग की भी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए, चाहे यह ऑनलाइन ले सकते हैं उस विभाग की वेबसाइट पे जाके, जैसे भी आपको प्राप्त हो। और कोशिश करके जहाँ आपका साक्षात्कार हो रहा है वहाँ एक दिन पहले ही जाके वहाँ पे हो लेना चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव से ग्रस्त नहीं होंगे। और जो एक और पॉइंट है कि आपको जो भी पहन के जाना है, आपका ड्रेसिंग सेंस जो भी है वो पहले एक दिन पहले ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। साक्षात्कार के जो दिन की तैयारी है उससे पहले जो है एक रात पहले बढ़िया से नींद लेनी चाहिए, एकदम चिंता से मुक्त होके अच्छे से तैयार होके जो आपने परिधान का चयन किया है वो एकदम साक्षात्कार देने जा रहे हैं उस हिसाब से होना चाहिए, ना कि पार्टी वियर होना चाहिए, बहुत शालीन होना चाहिए। और जो आप वहाँ पहुँच के आपको एकदम आराम से बैठना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। और जो मेन फोकस हमें करना है वो साक्षात्कार के समय का करना है। साक्षात्कार को जो समय होता है उस समय आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको जैसे ही अंदर जाना है तो वहाँ पे
आराम से नॉक करके जाइए और जैसे ही आपको साक्षात्कारकर्ता बुलाता है आराम से गेट बंद करके आपको खड़े हो जाना है। जब तक साक्षात्कारकर्ता आपसे बैठने के लिए नहीं कह रहा है आपको बैठना नहीं है। और अगर वो आपको हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो आपको हाथ भी बढ़ाना है। जब आप साक्षात्कार रूम में जो आप एंटर कर रहे हैं, प्रवेश करते हैं, यह बहुत मुख्य बिंदु है, क्योंकि इस समय वह आपके पूरे व्यक्तित्व को परखेगा कि आप किस तरह से आए, किस तरह से आप गए हैं, किस तरह से आप बैठे हैं, आपने जो आपका आई कांटेक्ट है वो किस तरह का रहा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साक्षात्कार के समय जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी ध्यान देना है कि जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा सुनना है, समझना है और फिर उनके उत्तर देना है। इसके बाद आपको प्रश्न के उत्तर देने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप जो उत्तर, अगर आपको बाई चांस आपने प्रश्न नहीं सुना है तो ऐसा नहीं है आपको कि प्रश्न आपने नहीं सुना और कुछ भी अंदाज़ा लगाने लगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको माफ़ी मांग के और उनसे बोलना चाहिए मुझे प्रश्न समझ नहीं आया, दोहराने के लिए आग्रह करना चाहिए। अपेक्षाकृत अगर आप गलत प्रश्न का उत्तर देंगे, यह ज़्यादा आसान या ज़्यादा अच्छी युक्ति है जो आपके लिए सफल होने के लिए बहुत कारगर है और साक्षात्कारकर्ता को भी यह पसंद आएगी। आपको जो भी टेबल पे सामान रखा है उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। साक्षात्कारकर्ता अगर आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ रहा है तो बीच में आपको टोक नहीं करनी। कई बार आपसे प्रश्न पूछ रहा है फिर वो आपस में भी बात करने, तो उनको टोकने की कोशिश आपको नहीं करनी है। जो भी पूछें, जो उत्तर है उनको आराम से देना चाहिए। कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएं कि जिससे आपको गुस्सा आ रहा हो, आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही हो, लेकिन उसका उनका एक मकसद होता है कि जिससे कि वह आपके धैर्य को परख सकें कि आप तनाव की स्थिति में कैसे काम करेंगे, या कुछ भी सिचुएशन आ जाती है तो आपका अपने पे कितना संतुलन रहता है। अब हम जानेंगे कि जो एक साक्षात्कार करता है वो अपने प्रत्याशी में क्या देखना चाहेगा। वो देखना चाहेगा उसके व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकल के आया है, पर्सनालिटी। तो सामान्य अर्थ में हम समझ सकते हैं जो आपका देखने का रूप रंग है, जो भी है वो आपका व्यक्तित्व है। लेकिन आधुनिक परिभाषा में जो भी आपका पहना हुआ है, आपकी जो भी विचार धारणाएं हैं, सारा कुछ व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। आपकी शिक्षा एवं अनुभव, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या अनुभव है, वो सब चीज़ें, आपका विषय से रिलेटेड कितना आप विषय पे आपकी पकड़ है, आपका तार्किक, आपका बौद्धिक ज्ञान कितना ज़्यादा प्रबल है, इस चीज़ को भी वो परखेगा। और व्यक्तित्व के अंतर्गत आपकी जो ईमानदारी, निष्ठा, सहनशीलता, ये आपका धैर्य, नम्रता, ये सारे गुण वो परखने की कोशिश करेगा और यही वह आपके अंदर देखना चाहता है। तो साक्षात्कार सफल होने में जो आपको गुण, यह तो साक्षात्कारकर्ता आपके अंदर देखना चाहता है, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो आपको पहले से विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान में कमियां होती हैं, बस उन कमियों से आपको उभरना है और अपने अंदर अच्छी चीज़ें लानी हैं। जैसे कि धनात्मक आपका नज़रिया होना चाहिए, मुद्रा आपकी प्रसन्नचित होनी चाहिए। आप भले ही बहुत ज़्यादा वो हैं, लेकिन आपके चेहरे का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। विनम्रता का भाव होना चाहिए, हाजिर जवाबी होनी चाहिए। कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको उसका तुरंत आंसर देना है। मजबूत स्मरण शक्ति, आपकी जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त है, वो बहुत अच्छी होना चाहिए। और प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जब आप बोल रहे हैं तो ऊर्जा के साथ आपको बोलना है। उदार एवं खुला दृष्टिकोण होना चाहिए। व्यवहार स्वाभाविक हो, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। शिष्टाचार, आज जो आपका शिष्टाचार पूर्ण आचरण होना चाहिए। विनम्रता, बड़े लोगों के सामने को भी, क्योंकि यही आपके संस्कारों को वहाँ पे दर्शाता है। विषय का तार्किक एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान होना चाहिए। आपको विषय पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि हम साक्षात्कार में अगर असफल होते हैं, यदि आप स्वीकृत नहीं किए गए, तो आप अपनी सबसे बड़ी क्षमता की ओर प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने आपको स्वीकृत कर लिया तो मीन्स आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर आप नकार दिए गए हैं, आपको अस्वीकृत कर दिया गया है, तो मीन्स आपने अपनी सीमाओं को धक्का दिया है, आप अपने क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है, आपको आगे बढ़ना है।
कोई बात नहीं अगर एक बार असफल हो गए हैं तो। असफलता ही आपको सफलता की राह पर ले जाएगी। अगर आप साक्षात्कार में अस्वीकृत हो गए हैं तो उसके कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं जिनका कि आपको स्वयं अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि आपका विनम्रता या शिष्टाचार की आपके अंदर उनको कमी लगी हो, या आपका गंभीरता, आप बहुत ज़्यादा उनको गंभीर ना लगे हों। ज्ञान की कमी आपकी, जो उन्होंने आपको परखा कि आपके अंदर थोड़ी नॉलेज की कमी है। अव्यवस्थित एवं अस्पष्ट उत्तर, जो आपके उत्तर हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रखे, थोड़े से अव्यवस्थित लगे हैं। समय की पाबंदी नहीं देखी उन्होंने आपके अंदर, या विश्वास की कमी या अधिकता, दोनों ही आपको साक्षात्कार में असफल कर सकते हैं। उस असफलता से आपको कैसे उबरना है? अपनी हार को स्वीकार कीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप असफल हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हार के बाद ही जीत आती है। अगर 10 कैंडिडेट को बुलाया है तो उसमें जितनी सीट्स हैं वही सफल होंगे, तो असफल होने वाला कोई भी हो सकता है। आपके लिए आगे भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। नाकामी को हावी ना होने दें, कभी भी असफलता को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी आपको नहीं होने देना है, वरना आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाएंगे। वास्तविकता स्वीकार करें, जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करें, कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा हो सकता है। अस्वीकृति से सीखें, और अगर आपने अपनी जो असफलता है आप अस्वीकार किए गए हैं तो उससे आपको सीखना है, उसको आपको हावी नहीं होने देना है, नकारना नहीं है, अपने अंदर बैठाना नहीं है, उसको साहस के साथ और ऊपर आना है, और जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आगे मिलती है उसके लिए तैयार होना है। अपने जज्बे पर फक्र करें कि आप यहाँ तक तो पहुँचे, और भी बच्चे थे वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, तो इस चीज़ के लिए आपको खुद को धन्यवाद देना है। तो इस तरह से आपने आज जाना कि साक्षात्कार क्या होता है, और हमने इसके प्रकार को भी जाना, इसको हमें कैसे हमको ऐसे सफलता कैसे प्राप्त करनी है, और कैसे अगर हम असफल हैं तो इससे उबरना है। वर्तमान में साक्षात्कार का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हर जगह, चाहे भाई स्कूल हो, कॉलेज हो, विद्यालय हो, सभी जगह नौकरी के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो हमें इसकी तकनीकों को सीखना है, इससे डरना नहीं है, आप अवश्य सफल होंगे। तो आज के जो ये संदर्भ हमने, आज का जो ये पाठचर्या ली है, उसके लिए हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है माया शुक्ला जी द्वारा लिखित है उसकी सहायता ली है, एवं www.nimmi लर्निंग जो ऑनलाइन आपका है उससे मैंने इसकी सहायता ली है। तो आशा करती हूँ आज का जो ये अध्ययन है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और आपके लिए भविष्य में मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।